जी, तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, आज से हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा और इसका स्ट्रक्चर देखना होगा कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पे ज़रा जाते हैं। ठीक है, सो हिस्ट्री क्या है अब इसकी सी प्लस प्लस की। सी प्लस प्लस इज़ रिगार्डेड एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज, ठीक है, रिगार्डेड है एज इट comprises अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स। ठीक है, जो कम्बिनेशन है बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस का। सी प्लस प्लस वाज developed by Bjarne Stroustrup starting in 1979 at Bell Labs। ठीक है, ये 1979 में डेवलप हुई बेल लैब्स में न्यू जर्सी में एज एन इन्हांसमेंट टू द सी लैंग्वेज, जो कि इन्हांसमेंट की गई थी सी लैंग्वेज की। एंड ओरिजिनली नेम्ड सी विद क्लासेस, जो सी का ओरिजिनल नेम था सी विद क्लासेस, लेकिन इन्हांसमेंट के बाद उन्होंने क्या किया कि इसका नेम जो है वो सी प्लस प्लस कर दिया, इसको रीनेम कर दिया सी प्लस प्लस इन 1983 में। ठीक है, सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी। ठीक है, जो सी प्लस प्लस हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सुपर सेट है ऑफ सी लैंग्वेज का। एंड दैट लीगल सी प्रोग्राम इज़ अ लीगल सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके, ये थी इसकी कुछ हिस्ट्री। अब हम आते हैं लर्निंग सी प्लस प्लस पे। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें सी प्लस प्लस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, जिन कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाइल लर्निंग सी प्लस प्लस इज़ टू फोकस ऑन कंसेप्ट। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक जो लर्निंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसका जो मकसद है, उसका पर्पज़ जो है वो हमारा ये होना चाहिए कि इज़ टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर। ठीक है, इज़ टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर, एक अच्छा एक बेहतरीन प्रोग्रामर बनने के लिए। दैट इज़ टू बिकम मोर इफ़ेक्टिव at designing and implementing new systems and at maintaining old ones। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब हम एक बेटर एक अच्छे प्रोग्रामर होंगे तो हम एक इफ़ेक्टिव डिज़ाइनिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, उन पे न्यू इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, न्यू सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा जो पुराने पहले बने हुए हैं उनको हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। ठीक है, सी प्लस प्लस जो है वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल्स जो हैं वो सपोर्ट करती है। इसके आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ सी प्लस प्लस की। इस सी प्लस प्लस का यूज़ किस लिए है और कहाँ पे ये यूज़ होती है। सी प्लस प्लस इज़ यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू क्रिएट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्रामर्स जो हैं वो सी प्लस प्लस को यूज़ करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में, डेवलप करने में, और सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उनको बिल्ड करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए हमें सी प्लस प्लस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट लैंग्वेज है। जो हमारा विंडोज़ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी सी प्लस प्लस पे बना हुआ है। सी प्लस प्लस इज़ रियली a popular, strong and frequently used programming language of this modern programming era। ठीक है, जो सी प्लस प्लस है वो आज भी पॉपुलर है, स्ट्रॉन्ग है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड इसका जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस इरा में हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो आए दिन बने रहते हैं। ठीक है, और बिज़नेस ऐप्स होती हैं, बिज़नेस सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी पॉपुलर है। तो आगे हम इसके फ़ीचर्स पे बात करते हैं कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं सी प्लस प्लस के। फॉलोइंग आर द सम फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर 1, कन्वीनियंट लैंग्वेज, ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है। नंबर 2, वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। 3, मशीन इंडिपेंडेंस है। 4, स्पीड यानी कि फास्ट है। नंबर 5, पॉपुलर लैंग्वेज है।
ठीक है। ये 5 पॉइंट है, 5 फीचर्स हैं इसके सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के, जो मैं दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 है कन्वीनियंट लैंग्वेज, वेल स्ट्रक्चर। नंबर 2 3 मशीन इंडिपेंडेंस, 4 स्पीड, फास्ट है। 5 पॉपुलर लैंग्वेज है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा मेन कंसेप्ट है, जो हमारी वीडियो का मकसद है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम का कैसा होता है। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस इज़ कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर, या सिंटैक्स भी कह सकते हैं, कि जिस फॉर्मेट में आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है वो राइट करते हो, ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। वो उसका स्ट्रक्चर है, या हम उसको आम लैंग्वेज में या हम आम यूज़ के मुताबिक कहते हैं कि सिंटैक्स। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर और सिंटैक्स एक ही चीज़ है। हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अपना सिंटैक्स होता है। जावा का अपना है, पाइथन का अपना है, सी का अपना है, सी प्लस प्लस का अपना है, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो जो बेसिक सिंटैक्स है और सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, ठीक है, बेसिक सिंटैक्स जो है वो वेरी फ्लेक्सिबल है। अच्छा, तो आगे हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रोग्राम का, सी प्रोग्राम जो होता है वो किस या किन पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। सबसे पहले नंबर 1 पे है प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स, ठीक है। प्री प्रोसेसर होते हैं इसमें, डायरेक्टिव, हेडर फाइल्स होती हैं। नंबर 2 मेन फंक्शन होता है। उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी होती है, जहाँ पे हम सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स लिखते हैं, टाइप करते हैं। उसकी जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, उसका जो हमें सलूशन रिक्वायर्ड होता है, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम कोड टाइप करते हैं, या कोई प्रोग्राम की लाइंस ऑफ कोड जो भी हम टाइप करते हैं वो प्रोग्राम की बॉडी के अंदर आ रहा होता है, जिन्हें हम सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो अब हम इनको आगे मज़ीद डिटेल्स के साथ देख लेते हैं कि प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स क्या होती हैं। नंबर 1 प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स। अब हम इनको देखते हैं कि ये डिटेल्स के साथ कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी न्यू हैं बीएस कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आईटी में, तो बेसिक्स जो हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो हैं, ठीक है, वो तो पढ़ने ही होते हैं, लेकिन उनमें एक आधी लैंग्वेज भी होती है। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है वो सी से शुरू करवाते हैं, सी प्लस प्लस, ठीक है। तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि उनको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह का सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर होता है। सो द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल्स, ठीक है। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है वो हमेशा जो है वो हैश सिंबल के साथ, ठीक है, स्टार्ट होती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम, ठीक है। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होती हैं ना हमारी, वो यूज़ होती हैं इंक्लूड करने के लिए हमारे जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, हमारे हेडर फाइल्स हैं, ठीक है। आप ये कह लो कि पाइथन की तरह या किसी जावा के प्रोग्राम की तरह हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जिनका हमने यूज़ करना होता है। तो वो एक अलग लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर वो पूरी फंक्शनैलिटी डेवलपर्स ने जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम के सी प्लस प्लस लैंग्वेज के डेवलपर जो होंगे उन्होंने उनकी लाइब्रेरीज़ बनाई होंगी, ठीक है। पाइथन में भी यही होता है, उसकी लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनको हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैश इंक्लूड, ठीक है, ये बेसिक वो एक लाइन में बता रहे हैं। उसका सिंटैक्स जो है कि हम किस तरह प्री प्रोसेसर के थ्रू उसका यूज़ करके इंक्लूड, हैश इंक्लूड यूज़ करके हम प्री प्रोसेसर को यूज़ करके कैसे हम एक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने जो भी प्रोजेक्ट है हमारा उसके अंदर कैसे हम अपनी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हैश, उसने सबसे पहले बात की थी ना कि द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहले उसने हैश ले लिया, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इंक्लूड मीन इंक्लूड करो, हैश इंक्लूड iostream.h, ठीक है। ये एंगल ब्रैकेट के साथ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। iostream अब एक लाइब्रेरी है .h, ठीक है, जिसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होगी, जो चीज़ें हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी है वो इस हेडर फाइल के अंदर
क्या कहते हैं डिफ़ाइन होंगी, इनके अंदर ऑलरेडी बनी होंगी, जिनका हम जस्ट यूज़ कर रहे होंगे, हमें वो खुद से नहीं बनानी पड़ेंगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है नीचे हैश इंक्लूड, ये भी इंक्लूड हो रही है कोनियो डॉट एच, कोनियो की हेडर फाइल जो है वो यूज़ हो रही है। आगे हम इसको मज़ीद देखते हैं हेडर फाइल, ठीक है, तो आपको मज़ीद आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। वही बात होगी ना कि हेडर फाइल जो है कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टास्क को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आम रियल लाइफ एग्जांपल दूँ, आपके पास 2 कमरे हैं, ठीक है, एक के अंदर अलग सामान पड़ा है एक कैटेगरी का। फॉर एग्जांपल एक जो है आपने गंदम के साथ भरा हुआ है, ठीक है, दूसरा जो है आपने सरसों के साथ भरा हुआ है, उसके जो थैले होते हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। अब जारी बात है अगर मुझे गंदम चाहिए होगी तो मैं गंदम वाले रूम की तरफ जाऊंगा ना, उसका यूज़ करूंगा। तो इसी तरह ये लाइब्रेरीज़ होती हैं, ठीक है, जो हमें चीज़ रिक्वायर होती है, जो लाइब्रेरी है वो एज आ एक रूम काम कर रही होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो पड़ी होती हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफ़िक टास्क के लिए। तो उनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने यूज़ के मुताबिक कि हमें अपने प्रोजेक्ट में कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए होती है वो हम उसको लाइब्रेरी से, उसकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं वहाँ से हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए। द एक्सटेंशन ऑफ अ हेडर फाइल इज़ डॉट एच, जो एक्सटेंशन होती है हेडर फाइल की वो होती है डॉट एच। द नेम ऑफ द हेडर फाइल इज़ रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है, जो नेम होता है ना हेडर फाइल का वो हमेशा हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि उसने ये नीचे एग्जांपल दी हुई है हैश इंक्लूड, ये एंगल ब्रैकेट्स हैं ये वाली, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, इसके अंदर हेडर फाइल का नेम, और यहाँ पे उसने क्लोज एंगल ब्रैकेट लगा दी है। इट ऑलवेज रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, ये हमेशा जो हम राइट करते हैं इसको हमेशा हम अपने प्रोग्राम के टॉप पे यूज़ करते हैं, इसको हम इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है। मेरे हेडर फाइल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नंबर 2 मेन फंक्शन की तरफ। तो मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ C++ प्रोग्राम, ठीक है। ये मेन फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है C++ प्रोग्राम का, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ उसका एक अपना मेन फंक्शन होता है। जावा में जाओ तो उसमें भी मेन फंक्शन होता है, और पाइथन में जाओ तो उसमें हमें अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जो ग्लोबल स्कोप है वो पूरा ही एज अ मेन फंक्शन काम कर रहा होता है। सो ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन, ठीक है, हर प्रोग्राम जो होता है वो एक मेन फंक्शन रखता है अपना। उसकी जो एग्जांपल है अब यहाँ पे C++ के अंदर वॉइड मेन, वॉइड ये डाटा टाइप है, इसके बारे अब हम बाद में बातें करेंगे मज़ीद डिटेल के साथ कि वॉइड क्या है, इसकी डाटा टाइप्स, इसके वेरिएबल्स, इसके ईच एवरीथिंग जो जो इसमें यूज़ होता है उस पर हम बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ इसको समझना है, सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि इसका स्ट्रक्चर C++ का कैसा होता है, ठीक है। इन चीज़ों में अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी जो ये वॉइड एक डाटा टाइप होती है, ठीक है, इस पे हम बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे जब हमने आज शुरू की ये सीरीज़। तो इंशाल्लाह आगे हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेके चलेंगे। ओके, तो इसके बाद प्रोग्राम बॉडी होती है जहाँ पे हम C++ स्टेटमेंट्स जो हैं हम अपनी टाइप करते हैं। तो ज़रा अब हम इसको देख लेते हैं डिटेल के साथ कि C++ स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम बॉडी क्या होती है। द प्रोग्राम बॉडी कंटेन ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रोग्राम बॉडी होती है वो कंटेन करती है ऑल द स्ट्रक्चर, पूरा सिंटेक्स जो है ऑफ द प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का, ठीक है, विच आर रिटन टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लाइन ऑफ कोड लिखा जाता है वो लिखा जाता है प्रोग्राम की बॉडी के अंदर, जो कि होती हैं C++ स्टेटमेंट्स।
ओके। द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स होती हैं किसी प्रोग्राम की वो सी प्लस प्लस के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, राइट की जाती हैं, टाइप की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेन फंक्शन की बात करें, यहाँ पे अभी उसकी एग्ज़ाम्पल आपको मज़ीद आगे बताऊँगा मैं, आगे डिटेल एग्ज़ाम्पल है तो आपको जो ये पॉइंट है आपका कि किस तरह स्टेटमेंट्स जो हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखनी है, वो आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ईच स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज़ टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। अच्छा, तो अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि हर स्टेटमेंट जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वो टर्मिनेट यानी उसका एंड जो होता है किसी भी स्टेटमेंट का वो विद सेमीकोलन होता है। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो हमारा एरर जनरेट करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन लिया है उसने वॉइड मेन, और उसकी जो बॉडी क्रिएट की है उसने मेन फंक्शन की, ये देखें कर्ली ब्रेसेस लगाई है ना उसने, ठीक है। ये ओपन ब्रेस होती है, ठीक है, ये क्लोज ब्रेस होती है, कर्ली ब्रेस, ठीक है। अब जो ओपन ब्रेस के बाद हम जो भी कोड या जो भी हमें एरिया नज़र आएगा वो हमारा होगा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। हमारी जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स हैं वो इसी एरिया के अंदर आती हैं जहाँ पे ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन लिखा हुआ है। और ये देखें उसने एंड पे उसने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने किया है कि एंड पे सेमीकोलन लगा दिया ताकि आपको ये जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाएं कि ईच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज़ टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, के हर स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम की सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वो टर्मिनेट होती है विद सेमीकोलन, ठीक है। उम्मीद है आपको बॉडी का समझ आ गया होगा जो भी इन ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है ना कर्ली ब्रेस, ठीक है, इसका मतलब है ये मेन बॉडी, मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसके अंदर अब लाइन ऑफ कोड आएगा, हमारा स्टेटमेंट्स आएंगी, जो भी हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी जिसके अबाउट हम कोड कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हमें सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, वो सारी स्टेटमेंट इसके अंदर आएंगी, ठीक है। जहाँ पे ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन लिखा है ऐसे ही इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे, और यहाँ पे ये क्लोज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो बॉडी है वो एंड हो रही है, इसके अंदर जो भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। अब यहाँ पे मज़ीद एक एग्जांपल है जहाँ पे उसने साथ हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो यूज़ की हैं। उसने बात की थी कि ये हमेशा टॉप ऑफ द प्रोग्राम जो है हमारी स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है, प्रोग्राम के सबसे टॉप के लेवल पे हम ये इंक्लूड करते हैं, जैसे हैश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के साथ उसने पॉइंट किया है कि ये अब मेन फंक्शन की बॉडी है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। अब जो भी हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका जो कोड है वो हम इसी बॉडी के अंदर, मीन्स इस ब्रेस के और इस ब्रेस के अंदर लिखेंगे, इससे बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर हम उससे बाहर जाते हैं तो वो तो एरर देगा, क्योंकि हम उसके सिंटैक्स की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की, उसका जो रूल है सी प्लस प्रोग्राम जो है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है उसको टाइप करने का जो रूल है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें उसने एक सिंपल मैसेज शो करवाया है, ठीक है, हैश इंक्लूड iostream.h, ठीक है। वही बात कि हेडर फाइल हमेशा टॉप ऑफ द प्रोग्राम होगी, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट ब्रेसेस है, ठीक है, स्टार्ट ब्रेस है जिससे हमें पॉइंट होता है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ से हमारी बॉडी जो है मेन फंक्शन की वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने किया है कि सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखें, मैंने बताया था कि जो भी हमें चीज़ रिक्वायर होगी हम उसको पहले इंक्लूड करेंगे, जो हमें फंक्शनैलिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होगा। जैसे मैंने बताया था कि एक कमरा है, ठीक है, एक रूम है, वो गंदम के थैलों से भरा हुआ है और दूसरा जो है वो सरसों के थैलों से भरा हुआ है, ठीक है। अब जारी बात है जब मुझे गंदम चाहिए तो मैं जारी बात है गंदम वाले रूम की तरफ जाऊंगा ना जहाँ पे वो गंदम पड़ी है,
अगर सरसों चाहिए तो मैं सरसों की जो उसका रूम है, ठीक है, उसकी तरफ जाऊंगा। इसी तरह अब मुझे ये सी आउट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एग्जांपल के अंदर। तो ये जो सी आउट है ना वो डिफ़ाइन है इस iostream डॉट एच के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको इंक्लूड नहीं करता, तो प्रोग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है, कहाँ पे है, क्यों है, कैसे है, उसको पता ही नहीं होगा। वो यहाँ पे एरर देगा कि ये डिफ़ाइन नहीं हुआ, ठीक है। या तो इसको डिफ़ाइन करें या फिर इसको रिमूव करें, ठीक है। अब इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें पता है कि जो ये सी आउट है हमारा, ये डिफ़ाइन है इसके अंदर, क्योंकि ऊपर हमने बात की थी ना हेडर फाइल के अंदर के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो उन्हीं में से एक ये फंक्शन है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या इसको आप बेसिकली ऑब्जेक्ट है ये एक, ठीक है। जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं सी आउट, वो किसके अंदर डिफ़ाइन है, iostream के अंदर। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से iostream को, तो ये नहीं चलना था, ठीक है। इसने इसको एरर में चेंज कर देना था कि भाई ये आपने इसको डिफ़ाइन ही नहीं किया, क्या कैसे और कैसे कहाँ से यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो कंपाइलर की बात करते हैं अब हम। दिस इज़ एन एक्चुअल C++ कंपाइलर विच विल बी यूज टू कंपाइल योर सोर्स कोड इनटू फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है C++ का? कंपाइलर एक टूल होता है, ठीक है, जो आपके सोर्स कोड को, आपके C++ के प्रोग्राम को क्या कहते हैं, कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है, देन हमें वो सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। फॉर एग्जांपल मैंने कोड किया है कि 2 नंबर ऐड करने हैं, 2 + 2, ठीक है। तो उसका जो आंसर आएगा, जो मैं आंसर उसका शो करवाऊँगा या उसको किसी जगह पे स्टोर करवाऊँगा, किसी वेरिएबल में स्टोर करवाऊँगा, ठीक है, तो उसको मैं शो करवाऊँगा, तो वो मुझे क्या करेगा, उसको प्लस करके, उसको ऐड करके, उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो आंसर है वो मुझे शो कर देगा, ठीक है। कंपाइलर बेसिकली यूज़ होता है कि C++ जो है, मेरी बात यहाँ पे आपने गौर से सुननी है कि C++ जो है ना हमारी, वो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ना हमारी समझता है, ना वो हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली समझता है, ठीक है। अब कंप्यूटर को समझाने के लिए कि हमने क्या कोड टाइप किया है, क्या हमने पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है, किस बारे हमने लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखा है, ठीक है। अब उसको नहीं पता कंप्यूटर को कि ये क्या है, ठीक है। अब उसको बताने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर तो चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सम टाइम ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश जो है या कोई और लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, ठीक है। तो हम उसको देखने के लिए कि ये क्या कह रहा है, किसी से अगर हमारी बात हो रही है किसी और लैंग्वेज में, अगर हमें वो नहीं समझ आ रही, तो हम डायरेक्ट जाते हैं गूगल ट्रांसलेट पे और वहाँ पे जाके उसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसको ऑटो डिटेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम उसका जो टेक्स्ट है वो हम पेस्ट करते हैं, वहाँ पे जाके वो खुद ही ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है, और जो आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज होती है उसमें वो आपको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके दे देता है। इसी तरह जो है कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक है, जो कि सोर्स कोड को, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है C++, ठीक है, इसको वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि कंप्यूटर इसको बआसानी ईजीली समझ सके, ठीक है। तो कंपाइलर जो है वो एज आ एक ट्रांसलेटर काम करता है, जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन उसको समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट हमने यूज़ किया था अपने प्रोग्राम के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर ये देखें सी आउट। अब उसके बारे हम देख लेते हैं। द सी आउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इज़ यूज टू प्रिंट अ मैसेज, जो कि यूज़ होता है एक प्रिंट मैसेज करने के लिए, कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर, जैसे वो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, जो कि डिफ़ाइन है किसके अंदर, iostream डॉट एच के अंदर, जो कि यूज़ होता है एक मैसेज प्रिंट करने के लिए ऑन द स्क्रीन। द सी आउट ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड विद द इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, ये किसके साथ यूज़ कर सकते हैं हम इसको, इंसर्शन ऑपरेटर्स के साथ, ये जो हमारे इंसर्शन ऑपरेटर हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने यूज़ किए, ये देखें, ये होते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ओके। द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड वैल्यूज़।
अब जो मैसेज है वो किसी स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रिंग्स होती हैं, कोई सेंटेंस ले लें आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ कमर, ठीक है, कोई भी मैसेज ले लें, कोड लर्नर्स ले लें, ठीक है, वो होती है स्ट्रिंग हमारी जो हम एज अ सेंटेंस या कैप वर्ड्स में लिखते हैं। एंड वैल्यूज़ या कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हम उसको एज अ मैसेज शो कर सकते हैं। अब डीबगिंग की बात करते हैं कि डीबगिंग इन सी प्लस प्लस क्या है। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक एरर कंप्यूटर प्रोग्राम में वो जाना जाता है एज अ बग, ठीक है, बग की अगर आप ट्रांसलेट करें उर्दू में तो इसका मतलब है कीड़ा, ठीक है, मतलब वायरस या कोई प्रॉब्लम। आप इसको प्रोग्रामिंग की सेंस में देखें तो इसको बग यानी कोई एरर, ठीक है, वैसे इसका जो मीनिंग है वो तो कीड़ा होता है बग का, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग की सेंस में हम देखें तो ये होता है एरर। एन एरर, यहाँ पे उसने बात की एन एरर, एक एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, इज़ नाउन एज, जो कि जाना जाता है एज अ बग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग। अच्छा, जो अब इन बग्स को, इन एरर्स को फाइंड करना, ठीक है, एंड रिमूविंग बग्स, और बग्स को, एरर्स को, कीड़ों को रिमूव करना, ठीक है, इज़ नाउन एज डीबगिंग, वो हमारी डीबगिंग कहलाता है। तो आज हमने बात की है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके सिंटैक्स के बारे में कि ये किस तरह होता है, उसको समझने की हमने कोशिश की है। उससे पहले हमने उसकी कुछ हिस्ट्री देखी है, ठीक है, उसके बाद हमने लर्निंग के हवाले से उसको देखा, उसकी डिटेल देखी कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें जिन पे हमें फोकस करना पड़ेगा सी प्लस प्लस को सीखने के लिए। उसके बाद हमने यूज़ ऑफ सी प्लस प्लस देखा, जो कि यूज़ होती है उसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको डेवलप करने में। उसके बाद हमने इसके फ़ीचर्स पे बात की थी, ठीक है, फ़ीचर्स क्या क्या हैं इसके। उसके बाद हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा मेन पॉइंट था, मेन टारगेट था हमारी इस वीडियो का, कि हमने इसका सिंटैक्स अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, प्रोग्राम बॉडी के बारे में बात की, डिटेल बात की है। तो आगे हम इसको मज़ीद लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बेस पे, कि हम आपको सी प्लस प्लस जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकें, सिखा सकें विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है, विद टास्क। अब मैं बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ कि जो अभी न्यू है BScs के अंदर, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर वहाँ पे सी प्लस प्लस ही स्टार्ट करवाई जाती है। जो बेसिक पहला सेमेस्टर होता है उसके अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का एक सब्जेक्ट होता है जो कि मेजर होता है, जिसके अंदर आप बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट लिया जाता है, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी जो अभी न्यू हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते प्रोग्रामिंग के बारे में, या जिन्होंने FSc की है, FSc के बाद डायरेक्ट इधर अब BScs करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनको हाउ नाउ ही नहीं है प्रोग्रामिंग की, ठीक है, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वो जुड़े रहें हमारे साथ, हमारी वीडियोस को देखते रहें, ठीक है। आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो नए हैं BScs के अंदर उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नहीं आएगी। मतलब अगर वीडियो देख के कुछ ना कुछ पॉइंट अगर क्लियर होते हैं, ठीक है, तो जब आप क्लासरूम में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, ठीक है, तब वहाँ पे आपको मज़ीद, जब आपको वहाँ से गुजारा जाएगा, ठीक है, इसी सब्जेक्ट, इसी अगर लैंग्वेज से गुजारा जाता है, तो आपके पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जब आप वहाँ पे प्रैक्टिकल लैब्स अटेंड करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आप टास्क करेंगे, हर चीज़। तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो जुड़े रहिए हमारी वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।